नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम गांव घर में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते आ रहे हैं। तो आज की जानकारियां क्या-क्या है, तो आइए जानते हैं हमारी दोस्त अंशु के साथ। हेलो प्रीति, नमस्कार दर्शकों। तो आज हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि हम दूध का उत्पादन कैसे कर सकें, उसे कैसे बढ़ावा दे सकें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि गब्बे तकनीकी संस्थान के विभागाध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ग्रामीण के विकास में डेयरी सेक्टर का क्या महत्व है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेयरी का जो सेक्टर है, जिसमें कि करीब 27 से 28 मिलियन लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत है, सो डेयरी का ही बिजनेस है ना। और इसमें खास करके 70 से प्रतिशत लोग जो है वो लगभग जो है गरीबी रेखा से नीचे या भूमिहीन है या सीमांत किसान है या लघु किसान है, वैसे लोग हैं सो इससे जुड़े हुए हैं। इस तरह से डेयरी सेक्टर है सो देश में काफ़ी बड़ा योगदान कर रहा है ग्रामीण सशक्तिकरण में। और ख़ास करके लगभग 1 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जुड़ी हुई है, जिसमें कि लगभग 10 मिलियन फार्मर्स जो है सीधे तौर पे दूध को है सो सीधे कोऑपरेटिव्स को दे रहे हैं, जो कि उनके लिए एक इनडायरेक्ट रोजगार का साधन भी एक तरह से उपलब्ध करा रहा है। सर, आपने जो अभी बात बताई वो तो बहुत अच्छी बातें थी। सर, अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूध के उत्पादन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। पशु का नस्ल जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है दूध के उत्पादन में। तो हमारा ऐसे अगर संकर नस्ल की गाय है तो उसमें दूध की जो उत्पादन है क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें अपने उन्नत नस्ल के पशुओं की, तो उसमें है सो हमारे राज्य में जैसे है ना साहिवाल, थारपारकर, गिर, ये सब गाय जो है पालने के लिए उपयुक्त है। खास करके साहिवाल हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त है। इस नस्ल को अगर हम पालते हैं तो आपको माने जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी इसका पर बिल्कुल ही कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रॉस ब्रीड पालते हैं तो दूध उत्पादन तो ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ आपको उसका केयर और प्रबंधन भी जो है ना उसका ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें रोग निरोधक क्षमता देसी नस्ल की तुलना में कम होती है। तो एक तो ये है कि आपको गाय का ब्रीड का चुनाव को करना। दूसरा क्या है कि आपका पशुओं के लिए आवास का प्रबंधन करना। आप जानते हैं कि साइंटिफिक रूप से ऐसे 2 मेथड जो है टेल टू टेल और हेड टू हेड कहा जाता है। लेकिन ये आपके पास क्या जगह है उसके अनुसार आप इसको डिसाइड कर, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। लेकिन आप जहाँ पे आवास का प्रबंधन रखें वहाँ पे ये ध्यान रखें कि आपका धूप की रोशनी है सो उस पर सीधे आपके शेड पे पड़ती हो। और ख़ास करके जो आप शेड बनाए हैं उसमें इस तरह का निर्माण का में इस तरह का ध्यान रखना कि किसी तरह की नमी जमने ना पाए वहाँ पे, क्योंकि नमी से ही तरह तरह के बैक्टीरिया आते हैं। और ख़ास करके जो पशुओं का गोबर है उसको है सो कम से कम पशुशाला के स्थान से दूर स्थान पर रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपको है सो थनैला रोग जो सुने हैं, तो गोबर का जो है उसमें जो जीवाणु है ना, उसके चलते आपको है सो क्या कहते हैं संक्रामक रोग में खास करके जो थनैला रोग है उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पशु का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। उसके लिए आवास प्रबंधन में आप कहीं पे भी देखिए गंदगी ना हो, कहीं पे झोल नहीं हो। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चारा में पशुओं को क्या खिलाएं कि दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि दूध उत्पादन में चारा दाना का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर शरीर में अगर उनके पास ब्रीडिंग रूप से क्षमता भी है और अगर हम उसके दूध की उत्पादकता के अनुसार अगर चारा दाना नहीं देते हैं तो आपका दूध उत्पादन है सो निश्चित रूप से बुरी तरह प्रभावित होगा। इसलिए जनरली जो है जो सूखी गाय है उसको हम लोग जो है 1 किलो दाना मिश्रण है सो देते हैं। और साथ ही साथ हर 2.5 किलो दूध पे, गाय के केस में हर 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना मिश्रण देना अनिवार्य है। उसी तरह से अगर भैंस का दूध है तो आपको 3 किलो
दाना मिश्रण है सो प्रति किलो दूध पे देना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनको कम से कम 1 किलोग्राम जो है 100 केजी दाना मिश्रण में कम से कम 1 किलो दाना 1 किलो खनिज लवण और आयरन जो है आपको उसमें मिलाना पड़ेगा, ताकि है सो जो रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है और सब जो प्रॉब्लम है उसको हम रोक सकें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हमारा पशु जैसे मान लीजिए हरे चारा की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो आप साइलेज के रूप में बना करके, जब गर्मी का दिन है तो साइलेज के रूप में बना करके उसको हरे चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हरा चारा पशु जितना भी डेयरी का जो व्यवसाय है, खास करके अगर हरा चारा नहीं मिलता है डेयरी को, तो आप देखते होंगे कि रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहाँ पाया जाता है। तो इसलिए हरा चारा है सो सालों भर वो पशुओं को मिले, इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था आप किसान भाइयों को करनी पड़ेगी, जिससे कि उनका न केवल दूध उत्पादन बरकरार रहेगा, बल्कि जो रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम वगैरह है उससे भी हम निजात पाएंगे। और साथ ही साथ दूध उत्पादन में बहुत बड़ी बात ध्यान देने की है कि टीकाकरण और डिवार्मिंग जो शेड्यूल निकाला जाता है उसको आपको निश्चित रूप से, जैसे बरसात के पहले FMD HSBQ का वैक्सीन लगाया जाता है, उसी तरह से डिवार्मिंग भी है सो पशुओं के जन्म होने के जस्ट जो कुछ हफ्ते के बाद ही है सो उसको डिवार्मिंग कराना अनिवार्य होता है। इससे क्या होता है कि पशु का बीमार नहीं पड़ते हैं और रोग होने में की दर में भी कमी आती है। तो टीकाकरण और डिवार्मिंग ये दोनों को निश्चित रूप से समय अनुसार पालन करें, ताकि है सो दूध का उत्पादन भी बना रहे और पशु का स्वास्थ्य भी बना रहे और आप दूध उत्पादन लगातार उससे अधिक से अधिक ले सकें। धन्यवाद सर। तो अभी आपने बताया कि चारे का प्रयोग करके दूध को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अब इस दूध का उपयोग क्या करेंगे, कैसे आर्थिक लाभ कमाएंगे? दूध से आप जो है मूल्यवर्धित वैल्यू एडिशन कर करके आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर मान लीजिए उसकी क्षमता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो आप दूध को सीधे है ना डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ करके सीधे दूध को आपको है सो कॉस्ट मिल जाएगा। उसमें है सो दूध की गुणवत्ता यानी फैट और SNF की मात्रा के अनुसार आपको है सो दूध का पूरा कॉस्ट मिलता है। अगर मान लीजिए कोई इंटरप्रेन्योर है तो उसको वैल्यू एडिशन कर करके, जैसे मान लीजिए छेना बना करके, पनीर बना करके, छेना आधारित मिठाइयाँ जैसे हैं, जैसे रसगुल्ला है ना, चमचम है और भी कई मिठाइयाँ हैं, छेना खीर है ना, ये सब मिठाइयाँ बना करके फिर खोआ आधारित मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन है आपका, है ना, इस तरह का घी फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे घी बना करके, है ना, क्रीम बना करके आप है सो अधिक मुनाफा कमा सकती हैं। और साथ ही साथ जैसे दूध है तो दूध का हम विभिन्न प्रकार का पेय पदार्थ बना करके, जैसे है सो फ्लेवर मिल्क, डिफरेंट फ्लेवर का दूध का बना करके हम उसको प्रॉपर पैकेजिंग कर करके हम बाज़ार में उपलब्ध करा सकते हैं और उसका अधिक मुनाफा, तो आप देखेंगे कि वैल्यू एडिशन कर करके आप लगभग 2 से 8 गुना तक लाभ ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वैल्यू एडिशन दूध में कर रही हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताएंगे कि आजकल क्या है कि अगर आप स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से जुड़ते हैं और बड़े रूप से आप संगठित होकर के, जैसे बिहार में जीविका है, तो जीविका की बहुत सारी दीदियां जो है डेयरी का बिजनेस कर रही हैं और बहुत अच्छा से दूध उत्पादन के साथ कुछ वैल्यू एडिशन का प्रोडक्ट भी बना रही हैं और उनका प्रोडक्ट की मांग भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट बना रही हैं, उन्होंने प्रॉपर प्रशिक्षण भी लिया है। तो उस तरह से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके अधिक दूध का कलेक्शन करके उसके बाद उसका वैल्यू एडिशन घी बना करके, आप क्रीम बना करके, पनीर बना करके, छेना बना करके, छेना आधारित मिठाइयाँ बना करके, फिर खोआ आधारित मिठाइयाँ बना करके या वे आधारित पेय पदार्थ बना करके या दूध से डायरेक्ट विभिन्न प्रकार के सुगंधित पेय पदार्थ बना करके डिफरेंट फ्लेवर का आप बाज़ार में उपलब्ध करा सकती हैं। इस तरह से आप एक फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा एक फ़ायदा लेने का बहुत बड़ा कारण है कि हमको कॉस्ट को, लागत को कम करना है, जो दूध में वैल्यू एडिशन करना है उसकी लागत को कम करना है। तो अगर आजकल जो है बहुत छोटे छोटे उपकरण जो है बाज़ार में डेयरी संयंत्र उपलब्ध है, जिससे आप है सो गुणवत्तापूर्ण दूध बना सकते हैं। जैसे छोटा स्तर पे खोआ मेकिंग मशीन उपलब्ध है, आपको पनीर मेकिंग मशीन उपलब्ध है। तो ये सब को अगर आप उपयोग करते हैं तो न केवल हमको मानव श्रम कम लगेगा, केवल मैंने श्रम की बचत होगी, लेबर कॉस्ट बचत होगा, साथ साथ गुणवत्तापूर्ण हम है सो क्या कहते हैं विभिन्न संयंत्रों का उपयोग करके हम गुणवत्तापूर्ण डेयरी प्रोडक्ट है सो बना करके बाज़ार में उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो समिति के रूप में अगर मान लीजिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही अगर छोटे स्तर पे भी हमको दूध को संग्रहित करने की ज़रूरत है, तो आपको 100 लीटर दूध का भी बल्क मिल्क कूलर है सो
आपके पास आ रहा है और आप उसमें दूध को 48 घंटा बिना खराब हुए बचा सकती हैं और आप बाज़ार की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना करके आप सो उसका अधिक मूल्य कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप वैल्यू एडिशन के माध्यम से आप अधिक लाभ ले सकती हैं। लेकिन जो बड़े इंटरप्रेन्योर है, जो बड़े रूप से इसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ी संयंत्र लगाने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। तो उसके लिए आपको है सो उसका एक अलग से आप डेयरी संस्थान के विशेषज्ञ से मिल करके बड़े डेयरी प्लांट की परियोजना बनवा करके आप है ना ले सकते हैं इसका लाभ। सर, आज आप यहाँ में हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने ली इतनी अच्छी जानकारियाँ। अब हम सेगमेंट में आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं प्रीति के पास। तो उम्मीद है दर्शकों आपको ये जानकारियाँ काफ़ी लाभप्रद और ज्ञानवर्धक से भरी परी मिली होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है घरेलू नुस्खे। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर में कितने प्रकार के मसाले और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत उपयोग में आती हैं। तो आज हम जानते हैं हमारी रुचि पांडे आपको क्या क्या जानकारी देती है घरेलू नुस्खे में। तो देखते हैं दर्शकों। नमस्कार ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है घरेलू नुस्खे इस सेगमेंट में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे नुस्खे जो आपके घर में ही जो भी सामान मौजूद है, जो भी मसाले मौजूद है आपके किचन में, आपके रसोई में, उससे ही आपको स्वास्थ्य लाभ दे सके, वो घरेलू नुस्खे आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं सबसे पहले जो नुस्खा आपको बताने वाली हूँ वो एक ऐसी चीज़ का है जिसका उपयोग हम गर्मियों में कूलर में करते हैं, जिसे हम खस के नाम से जानते हैं। ये है वो खस की घास जिसका इस्तेमाल कूलर में किया जाता है और जिससे जब छन कर हवा बहती है तो हवा आपके घर को ठंडक देती है। ये केवल कूलर में ही उपयोग करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से यह वातावरण को ठंडक देती है, ठीक उसी प्रकार से यह आपके शरीर को भी भीतर से ठंडक देने का काम करती है। करना आपको ये है कि इस खस की घास को थोड़े से मात्रे में आपको 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से इसको धोने के बाद डाल देना है और उसको कम से कम आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इस पानी को आपको छान कर पीना है। जब आप इस पानी को पीते हैं तो शरीर से भीतर की जो गर्मी है, गर्माहट है, वो कम हो जाती है। अक्सर आयुर्वेद में हम मानते हैं कि शरीर में जब पित्त दोष बढ़ता है तो आपको डाइजेशन से, आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एसिडिटी, खट्टी डकारे जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। आपके शरीर में चिकत्ते पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है, छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। तो आप जब इस पानी को पीते हैं तो आपकी ये जो सारी समस्याएं हैं उसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो खस की घास है, जब ये पानी में अच्छी तरीके से फूल जाती है तो जब आप इसको सिलबट्टे में पीस के चेहरे पर लेप करते हैं तो चेहरे में जो आपकी लाली आ जाती है, छोटे छोटे पिंपल्स की जो समस्या होती है, दाने निकल आते हैं, और आपके इसके साथ साथ आपके रंगत को निखारने का भी ये जो लेप है ये काम करता है। अगला जो घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कब्ज़ की समस्या के लिए एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक उपचार है। आप उपचार भी कह सकते हैं और इसको आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा भी कह सकते हैं। ये जो मुनक्के हैं, करीब 8-10 मुनक्कों को लेना है। इस मुनक्के को पानी में भिगो के हमें रात भर छोड़ देना है। करीब 8-10 घंटे जब ये भीग जाए तो सुबह खाली पेट आपको इसका पानी हटा देना है और मुनक्कों को चबा कर खा जाना है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की जो समस्या है उसमें बहुत राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जब कब्ज़ बढ़ जाता है तो पाइल्स की भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम बावासीर कहते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगला नुस्खा जो है वो अक्सर हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं पेट की गर्मी से। जब हमें कब्ज़ की समस्या होती है तो ये मुंह के छाले हो जाना बहुत आम तौर पर देखा जाता है। तो मुंह के छालों को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में, हम सभी के घर में शहद मौजूद होता है, जिसे हम मध कहते हैं, अंग्रेज़ी में से हनी कहते हैं। आपको मुंह के छालों पर इस शहद का लेप कर लेना है। उसको दिन भर में अगर 2 बार 3 बार आप लेप करते हैं मुंह के छालों पर तो इससे आपके मुंह के छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई ओरल क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप करके देखें, आपको इसका लाभ दिखेगा। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारे घरेलू नुस्खे में रुचि पांडे जी के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे भी होंगे और उपयोग में भी लाएंगे। तो चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है योगासन आपके लिए। अभी जो हम 3 आसन के बारे में बताएंगे, जो कि सुबह में
आप लोग पानी पीकर सुबह में गुनगुना पानी पिए। 1 लीटर, जो नहीं पी सकते हैं धीरे धीरे बढ़ाकर 1 लीटर तक करें। और सुबह में बिस्तर छोड़ने के पश्चात सबसे पहला काम कि गुनगुना पानी 1 लीटर पिए। उसके पश्चात जो अभी बताने जा रहे हैं यह तीनों अभ्यास को करेंगे, यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। यह 3 अभ्यास है। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। तो ताड़ासन के लिए समपादासन में, यानी कि सावधान मुद्रा में खड़ा होते हैं। हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, ऊपर सर के ऊपर ले जाते हैं, सर के ऊपर जाकर लॉक करते हैं। अब हाथों को पलटते हैं, हथेलियों को, और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं पंजे के बल, दृष्टि सामने। आप जितने अपने शरीर को खींच सकते हैं, पूरा शरीर खिंचा हुआ। फिर सांस छोड़ते हुए वापिस इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। तो वापिस आएंगे भी तो हाथ को आपको 10 बार करना है, तो हाथ को ऊपर ही, सर के ऊपर ही रखे रहेंगे और फिर वहीं से उठ जाएंगे। 1 बार अगर करना है तो आप हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे। बार बार करना है तो इस अभ्यास को 10 बार कम से कम दोहराएंगे। पूरा सांस लेते हुए खींचेंगे और इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। यह हुआ ताड़ासन। इसके पश्चात करेंगे अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हाथ ताड़ासन की तरह ही ले जाएंगे, ऊपर की तरफ लॉक करेंगे। सांस लेते हुए खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ आएंगे, झुकेंगे बाएं तरफ, हाथ कान से सटा हुआ ही रहेगा। पुनः सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ। ध्यान रहे आप जो झुकेंगे तो वह कमर से ही झुकना चाहिए, साइड बैंड होगा आपका, न कि आप आगे या पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और हाथ कान से सटा हुआ ही हो। यह हुआ तिर्यक ताड़ासन। इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 10-10 बार करेंगे। इसके पश्चात अगला अभ्यास कटी चक्रासन का। हाथ को फैलाएंगे कंधा के बराबर, सांस छोड़ते हुए एक हाथ कंधा पे, दूसरा कमर पे और दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे, यानी कि बाएं झुकेंगे तो दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। पुनः सांस लेते हुए बीच में, पुनः सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ। इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 10-10 बार करेंगे, यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। सुबह में उठकर जो पानी पीते हैं उसे उषापान कहा जाता है। और उषापान के पश्चात ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, यह तीनों अभ्यास आप अगर करते हैं तो आपका पेट लगभग साफ हो जाता है। आप गैस कब्ज से मुक्ति पा लेते हैं। और इस अभ्यास को जरूर आप लोग करके देखें। इसका शॉर्ट नाम है TTK, यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। सबसे पहला काम तो करता है कि जैसे ही आप पानी पिए, पानी पीने के पश्चात तीनों अभ्यास शुरू किए तो आपका जो भी आलस तंद्रा है दूर कर देता है। और आप इसके पश्चात जाइए, फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल आपका पेट साफ हो जाता है ये तीनों अभ्यास पानी पीने के पश्चात करने से। और बच्चों को अगर कराते हैं आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास, तो जो बच्चे जिनका लंबाई नहीं बढ़ता है उनका लंबाई भी बढ़ता है ताड़ासन से। यानी कि जो बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी कराया जाए तो उनका लंबाई अच्छा हो जाता है। और अगर आप ताड़ासन कर रहे हैं तो किसी भी एज में 1 इंच तो लंबाई जरूर बढ़ जाती है। तो दर्शकों, योगासन करते करते आप कहीं थक तो नहीं गए? तो चलिए आपकी थकावट को दूर करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए। बसहा चढ़ला अइले शिवजी दुल्हवा, आरे शिवजी पहुनवा, घबराए लगली हो, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा, घबराए लगली हो, मैं ना देखी के दुल्हवा।
बसहा चढ़ाला अइले, बसहा चढ़ाला अइले, शिवजी पहुनवा घबराए लगली हो, घबराए लगली हो, मैना देखी के दुल्हवा घबराए लगली हो, मैना देखी के दुल्हवा घबराए लगली हो, घबराए लगली हो, मैना देखी के दुल्हवा घबराए लगली हो, मैना देखी के दुल्हवा। परेत के अइले बराती, भूत परेत के अइले बराती, कोई नाचे कोई गावे कोई बजावे ताली, कोई नाचे कोई गावे कोई बजावे थाली, देख के तमाशा सासू, देख के तमाशा सासू, ठोकली कपरवा समाई गईली हो, समाई गईली हो, सासू अपनी महलिया समाई गईली हो, सासू अपनी महलिया समाई गईली हो, सासू अपनी महलिया। नारद बाबा के हम कुछो ना बिगड़नी, नारद बाबा के हम कुछो ना बिगड़नी, सांझी सवेरे हम उनका मनवली, सांझी सवेरे हम उनका मनवली, काहे बाबा खोजी अइले, काहे बाबा खोजी अइले, पर बौरा हवा हम नाही करबो हो, हम नाही करबो हो, आपन गौरा के बियाहवा हम नाही करबो हो, आपन गौरा के बियाहवा हम नाही करबो हो, आपन गौरा के बियाहवा। कलसा के नियरे से गौरा माई माई हो, कलसा के नियरे से गौरा माई बोलली, कलसा के नियरे से गौरा माई बोलली, मानी तबतिया स्वामी गौरा माई कहली, मानी तबतिया स्वामी गौरा माई कहली, तनिए का रूप स्वामी, तनिए का रूप स्वामी, अपना बदलती जुराई जइहे हो, जुराई जइहे हो, सब नगर के लोगवा जुराई जइहे हो, सब नगर के लोगवा जुराई जइहे हो, जुराई जइहे हो, सब नगर के लोगवा जुराई जइहे हो, सब नगर के लोगवा। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम आपको? उम्मीद है बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानकारी से भरा मिला होगा। तो मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।